नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में हमने पैरेलल सिस्टम सीखना है आज, और हम सीरीज सिस्टम को पहले से ही कैप्चर कर चुके हैं। जो आपका मिक्स सिस्टम है वो एक न्यूमेरिकल एनालिसिस में जाएगा, यानी कि इसके लिए कोई नेचुरल फॉर्मूला नहीं आएगा। यहां पर आपको उस सिस्टम को कैसे कवर करना है यह हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में सीखेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे पैरेलल सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम पैरेलल सिस्टम क्रिएट करते हैं तो उसमें दो सैलिएंट फीचर्स मौजूद होते हैं। एक करंट इन ईच ब्रांच is different, और दूसरा potential difference between the ends of resistor are same। कि किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो पैरेलल सिस्टम में ब्रांचेस बन जाती हैं। ब्रांच मतलब शाखा से है, और हर शाखा में जो करंट है वो डिफर करता है। बस इस बात को मेंशन रखिएगा कि जब हमारा रेजिस्टेंस डिफर होगा तब करंट डिफर होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि जब भी हम पैरेलल सिस्टम को क्रिएट करते हैं वहां पर हम सारे रजिस्टर्स के फर्स्ट एंड एक पास और लास्ट एंड एक पास कनेक्ट कर देते हैं। इस वजह से हमारे पास सिर्फ दो लोकेशंस होती हैं, और लोकेशंस चेंज ना होने की वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट के अक्रॉस एक जैसा बना रहता है। तो चलिए देखते हैं हम इसका सर्किट कैसे क्रिएट करेंगे। हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 1, 2 and 3, और हम इसे बनाना चाहते हैं पैरेलल सिस्टम में। ये R1 है, R2 है, R3 है। किसी भी सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है कनेक्टिंग वायर्स। तो जो हम ब्लैक कलर के आपको यहां पर दिखा रहे हैं ये हमारे कनेक्टिंग वायर्स हैं, और इन कनेक्टिंग वायर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। इनका जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये इनिशियल एंड है, और ये इनका फाइनल एंड है। इनिशियल एंड को और फाइनल एंड को एक दूसरे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, और एक एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बैटरी को यहां पर हम कनेक्ट कर देते हैं। इससे हम एक प्लग की लगाते हैं। यहां आप रिहोस्टेट लगा सकते हैं अगर आपको करंट को चेंज करना है। नहीं चेंज करना है तो आप इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव एंड है, ये हमारा नेगेटिव एंड है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। तो ऐसी कंडीशन में करंट आपका पॉजिटिव से चलता है इस तरह से, और यहां पर आपका आई करंट पहुंचता है। अब सोचिए, इमेजिन करिए कि ये एक पाइप था। इस पाइप के आगे हमने 3 पाइप और कनेक्ट कर दिए। तो जब हम एक पाइप से 3 और पाइप कनेक्ट करेंगे तो जो पानी यहां से यहां पहुंच रहा था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर वाटर की बात अगर करें तो यहां पर वाटर क्या प्लेस ले रहा है? आपका करंट। और करंट यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो करंट जब यहां पर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो हम उस करंट को यहां पर कह सकते हैं I1, I2, I3। ये करंट इन रजिस्टर्स से होता हुआ इस लोकेशन तक पहुंचेगा, यानी कि I1, I2, I3। आपने फिर इस पाइप के सिरे को एक पास कनेक्ट कर दिया और एक नया पाइप कनेक्ट कर दिया, तो सारा वाटर इसमें चला जाएगा और इसका मतलब सारा करंट वापस हमें यहां मिल जाएगा
और टोटल करंट हमारा I था, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो करंट मिल रहा है वो ये I मिल जाता है। और ये करंट इस तरह से होता हुआ हमारे बैटरी के नेगेटिव एंड तक पहुंचेगा। और अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है और इस क्लोज सर्किट में हमारा करंट कंटिन्यूअस फ्लो करेगा। तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम का क्रिएशन की हम इसे कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि यहां पर हमें पूरे सिस्टम को हटाकर एक सिंगल सिस्टम लगाना है और पता करना है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए कि हमारे सिस्टम का करंट और हमारे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना हो। यानी कि हम यहां पर एक नया सर्किट क्रिएट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये वही बैटरी है जो हमने इसके पहले वाले सर्किट में लगा रखी है, सेम प्लग की है, सेम हमारे पास रिहोस्टेट है जो हमारा करंट के फ्लो को चेंज कर सकता है। सेम लोकेशन पे हमने यहां भी कनेक्ट कर रखा है और यहां पर हम देख रहे हैं हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया और हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये इन तीनों रेजिस्टर्स के इक्विवेलेंट है। अगर इन्हें हटाकर हम इसे यूज करते हैं तो ये भी उतना ही वर्क करके देगा जितना ये तीन अलग अलग वर्क करके दे रहे थे। तो ये हमारा एक पैरेलल सिस्टम है, इसके लिए हमने यहां पर आरपी लगा दिया और हमें पता करना है कि आरपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि हमारा जो करंट है यही तीन पार्ट्स में ब्रेक हो गया और हम यहां से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इज इट ओके? ये पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये रेजिस्टेंस RP। यहां जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरीज के अक्रॉस दिया है वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस सिस्टम के अक्रॉस भी रहेगा, क्योंकि हमारे बैटरी के एंड डायरेक्ट इन सारे एंड से कनेक्टेड हैं। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो यह हम कह सकते हैं कि हर रजिस्टर के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है। करंट I1, I2 और I3। ओम्स लॉ की अगर बात करें तो हमने सीखा था I इज इक्वल टू V अपॉन R। V इज इक्वल टू IR से हमने फाइंड आउट किया था। तो यहां से देखिए, जब हम इस I की बात करते हैं तो देखिए ये बैटरी हमें I करंट देती है और रजिस्टर होता है हमारा RP और वोल्टेज है हमारा V। जो बैटरी यहां कनेक्टेड है वही बैटरी यहां कनेक्टेड है। तो देखिए V की जगह पर हम V रखेंगे और R की जगह पर हम रख सकते हैं RP। इज इट ओके? I1, यहां से देखिए I1 इस ब्रांच में है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V अपॉन R1 प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस V और रेजिस्टेंस R2, V अपॉन R2 प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V, तो V अपॉन रेजिस्टेंस इसका है R3। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये V इन तीनों में कॉमन है। V अपॉन RP इस तरह से हम लिखेंगे, V कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V यहां से हमने कॉमन लिया, ये बाहर निकल आया। अब ये V दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें ऑल ओवर मिलेगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा यहां पर जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है पैरेलल सिस्टम के लिए, उसमें हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल इन तीनों रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम पैरेलल सिस्टम के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए देखते हैं कि इस सिस्टम में और कौन सी क्वालिटीज हैं। जैसे कि हमने सीरीज सिस्टम में देखा था, वैसे यहां पर भी हम इस सिस्टम की क्वालिटीज को चेक करते हैं। लेकिन एक बार फिर से आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जो ब्रांच I करंट दे रही है यही करंट तीन टाइप्स में ब्रेक हो रहा है और ये यहां पर हमें मिल रहा है। तो
तो हमारा जो बेसिक सिस्टम है वो है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, उसका एक फॉर्मेट हमने यहां पर यूज किया है I इज इक्वल टू V अपॉन R। आइए देखते हैं कि इसकी कौन सी क्वालिटीज और हमें मिलती है। तो हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल सिस्टम, जिसका हमने ये फॉर्मूला निकाला। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने जो रजिस्टर्स यूज किए थे उनके नंबर्स थे 3 रजिस्टर्स हमने यहां पर यूज किए थे। अगर हम n रजिस्टर्स यूज करते हैं, यानी कि पहला पॉइंट हमारा आता है फॉर n रजिस्टर्स, n प्रतिरोधकों के लिए। तो जब हम यहां पर n रजिस्टर्स यूज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसी सिस्टम में हम कह दें R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू Rn, क्योंकि जबकि ये सब बराबर ही हैं तो इसका वैल्यू किसी न किसी सिस्टम के बराबर होगा, और मान लेते हैं कि ये R के इक्वल है। तो इस आधार पर अगर हम चलते हैं और इस फार्मूले को इस इफ के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R डॉट 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 1 अपॉन R n टाइम्स। तो आप देख पा रहे हैं ये हमें मिलता है। अब हम देखेंगे 1 अपॉन R 1 अपॉन R 2 अपॉन R, इसमें एक और ऐड कर दिया तो 3 अपॉन R, 2 और ऐड कर दिए तो 5 अपॉन R, 7 ऐड कर रहे हैं तो 7 अपॉन R। तो जैसे जैसे हम वैल्यूज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका न्यूमरेटर चेंज होता जा रहा है। तो 2 रजिस्टर्स के लिए 2 अपॉन R है, 7 रजिस्टर्स के लिए 7 अपॉन R है, और हम यहाँ पर n रजिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, n टाइम्स बात कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यू मिलेगा हमें n अपॉन R। तो यहां पर आपको मिलता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू n अपॉन R। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और अपना आंसर यहां पर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है हम बात कर रहे हैं सिस्टम के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में, और सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP है, ना कि 1 अपॉन RP। तो हमें यहां पर RP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब आप RP को ऊपर ले जाएंगे तो आपको ये मिलेगा R अपॉन N। तो ऑल ओवर इस बात का ध्यान रखना है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें ये छोटी सी मिस्टेक करते हैं और उनका आंसर सही होते हुए भी गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो RP इज इक्वल टू R अपॉन N। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं हम जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे R अपॉन N डिक्रीज होता जाएगा, और यह R अपॉन N हमें पैरेलल सिस्टम से मिला है। तो पैरेलल सिस्टम में जब भी हम रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं तो जितने ज्यादा रजिस्टर्स हम पैरेलल सिस्टम में कंबाइन करेंगे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा। तो सीरीज सिस्टम में हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ता था और पैरेलल सिस्टम में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपका एक वायर ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये वायर था, और इन सभी को आपने एक पैरेलल सिस्टम में कनेक्ट किया। तो जब आप इन्हें एक पैरेलल सिस्टम में कनेक्ट करते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मिक्स होकर जब हमें एक नया वायर देंगे तो एक बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें मिलता है। तो हम यहां पर पाते हैं कि इस सिस्टम में क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल सिस्टम में कनेक्ट किए जाएंगे तो ऑल ओवर जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलना है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। चलिए देखते हैं कुछ और स्पेशलिटीज के बारे में। लेते हैं यहां पर 2 रेजिस्टेंस का एक सिस्टम, यानी कि हम एक ऐसा सर्किट चुन रहे हैं जिसमें केवल 2 रेजिस्टर्स हैं।
ये हमारा एक सर्किट है, इसमें 2 रजिस्टर्स हैं और ये पैरेलल सिस्टम में कंबाइंड हैं इस तरह से, एक बैटरी के साथ, एक प्लग की, एक रिहोस्टेट, R1 R2। अब अगर हम RP की बात करते हैं तो 1/RP इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा R1 R2 और ये मिल जाएगा R2 प्लस R1। तो हम यहां देख सकते हैं कि 1/RP इज इक्वल टू हमें ये मिल रहा है, इसको हम अपोजिट कर देंगे, चेंज करेंगे, आरपी को ऊपर ले जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आरपी इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप इसे R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। तो 2 रेजिस्टेंस के सिस्टम में आपका जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से आपको मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे एंड्स एक पास हैं, इस वजह से जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही दोनों सिस्टम में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट करंट अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो चेंज होता है। करंट यहां पर I1 और I2 है। पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 थोड़ी देर के लिए कह दें तो हमें पता है कि V1 और V2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर V1 और V2 आपस में इक्वल होते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, हमने फॉर्मूला सीखा था, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से। तो हम यहां पर V1 के लिए देखेंगे I1 R1 और यहां देखेंगे I2 R2। इज इट ओके? तो यहां से हमें पता चलता है कि किसी भी सिस्टम में जो 2 रेजिस्टिव सिस्टम है उसमें करंट और रेजिस्टर एक दूसरे से इस तरह से संबंध रखते हैं, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। बात करते हैं कुछ और क्वांटिटीज के बारे में, जैसे कि हम बात करें कि हमें निकालना हो कि ये I1 कितना है और ये I2 कितना है। I1 की वैल्यू कितनी है और I2 की वैल्यू कितनी है। तो हमें ये पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है और R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। तो इसी आधार पर हम अपने I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इस सिस्टम में करंट है I1, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और पोटेंशियल डिफरेंस V है। V1 हमने लिख रखा है लेकिन हमें पता है कि ये कितना है, V है। तो I इज इक्वल टू, यहां से देखिए, V अपॉन R, V अपॉन R, ये हो जाता है। हम पहले सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर हमने क्या लगा लिया, R1। अब हमें यहां पर पुट करनी है वैल्यू V की। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये सिस्टम हमें करंट देता है I, ये सिस्टम हमें वोल्टेज देता है V और ये सिस्टम हमें ऑल ओवर रेजिस्टेंस देता है RP। तो इस आधार पर अगर हम चलें तो V इज इक्वल टू I RP हम ये लिख सकते हैं और हम ये कह सकते हैं यहां से I तो I ही है और RP की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये हो जाती है। ठीक, अब इस वैल्यू को हम यहां पर अगर पुट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और हमारे पास अपॉन में R1 पहले से था, एक R1 इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको I1 इज इक्वल टू मिल जाएगा I, R1 और R1 कैंसिल आउट हो गया, R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे ही हम I2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, I की जगह पर I ही रहेगा। जब हम I1 फाइंड आउट कर रहे थे तो ऊपर हमें R2 मिला था, तो जब हम I2 फाइंड आउट करेंगे तो हमें R1 मिलेगा। तो यहां से हमें मिल गया R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमारे 2 बेसिक फॉर्मूले बन जाते हैं जिनसे हम I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और I की वैल्यू के हम फिर से बात कर रहे हैं, I हमारा किसके बराबर होता है, V अपॉन R के बराबर होता है। तो इन छोटी छोटी सिस्टम्स को आपको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल सिस्टम में हम इसे कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको एनालाइज करके सॉर्ट आउट करते हैं। मोस्टली इनको आपको याद नहीं रखना है,
इस सिस्टम को सीखना है कि हमने यहां पर किया क्या है। हमने क्या किया, अपने प्राइमरी सिस्टम को लिया, प्राइमरी सिस्टम से हमने आरपी का वैल्यू निकाला, वी का वैल्यू निकाला, और वी का वैल्यू निकालकर हमने इस सिस्टम में पुट कर दिया जो हमारा बेसिक था। और बेसिक्स यहां पर क्या है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो जैसे जैसे हम v का वैल्यू, r का वैल्यू देखते जाएंगे, वैसे वैसे हम कन्वर्जन सीखते जाएंगे। तो इस तरह से हम नए फार्मूले मेक करते हैं। आपको फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको फार्मूलेशन सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो हमें फार्मूलेशन की आवश्यकता पड़ती है। फार्मूलेशन अगर क्लियर है तो हम बहुत आसानी से उस न्यूमेरिकल के रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के बारे में। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इस रेजिस्टेंस को निकालते समय जो छोटी गलतियां होती हैं वो ये हैं कि हम यहां तक तो अपनी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इसका जब तक रेसिप्रोकल नहीं लेंगे तब तक आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आरपी है, 1 अपॉन आरपी नहीं। तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। अगर हमें करंट का वैल्यू ज्यादा लेना हो तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने से हमारा करंट इंक्रीज हो जाता है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सिस्टम को न्यूमेरिकल एनालिसिस से समझेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching.